नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो है प्राचीन भारत के हर एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में जो है मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मरणोत्तर काल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, उससे पहले जान लीजिए कि हर एक टॉपिक प्राचीन भारत के जो भी टॉपिक मेरे द्वारा अपलोड किया गया है उन सभी टॉपिक का जो है MCQ, ठीक ना, वो MCQ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, उन सभी MCQ और सनिष्ठ प्रश्न को हम एक जगह एकत्रित करके और उसे हम सही से विश्लेषण करके वीडियो अपलोड किए हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। साथ ही यदि इन चाहे टॉपिक हो या MCQ हो, इनका आप PDF यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज क्या है, आज पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसका हम समझ लें, इससे पहले क्या हुआ था, तो पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक ना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का, किसका, मौर्य साम्राज्य का। तो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि नंद वंश का जो शासक था घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कर दी, ठीक ना। और एक नए वंश का स्थापना हुआ जिसे आप मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश का ऐतिहासिक शासक या मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी ऐतिहासिक सम्राट हुए। उन्होंने अपने क्षेत्र को जो है काफ़ी बृहद रूप दिया। उनका क्षेत्र जो है, यदि हम बात करें, उनका क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में दक्कन का पठार, पूर्व बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम बात करें तो हिंदकुश पर्वत, मतलब कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ तक कि ईरान तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था, अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत था, ठीक है। तो इतने बड़े भूभाग पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा था, ठीक है ना। इनके बाद जो भी शासक आए, बिंदुसार, अशोक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्होंने भी अपने क्षेत्र का विकास काफ़ी जोर शोर पे किया, लेकिन समय बीतता गया। समय बीतने के साथ क्या हुआ कि पश्चिमी भाग पर विदेशी आक्रमण होना आरंभ हो गया। विदेशी आक्रमण होने के बाद क्या हुआ, इनके कुछ प्रांतों पे जो है विदेशी शासकों द्वारा क्या हुआ, इसको हड़प लिया गया। साथ ही इनके अलावा बात करें तो दक्कन का पठार जो है, मतलब दक्षिण भारत का कुछ प्रांत जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये दो मुख्य बिंदु, ठीक ना। इन दोनों बिंदु से आप समझ सकते हैं जब इस तरह का माहौल बना तो क्या हुआ कि यहाँ से ये साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न होने लगा। और छिन्न भिन्न होने लगा तो एक सेनापति था, ठीक ना, जिसका नाम था क्या, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद क्या हुआ, एक नए वंश का स्थापना किया। किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक नए वंश का स्थापना किया गया, ठीक ना। इस तरह आप कह सकते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो बृहदत्त हुआ, ठीक है ना। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक शुंग वंश की स्थापना किया गया। और इस वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है ना। और ब्राह्मण ये एकमात्र या प्रथम बार जो है कोई ब्राह्मण एक राजा बनता है, शासक बनता है, ठीक है ना। तो पहला ब्राह्मण शासक कौन हुआ, तो पुष्यमित्र शुंग हुआ, ठीक है ना। इन्होंने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। साथ ही शुंग वंश जब स्थापना हुआ तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ किया, विदिशा स्थापित किया, जो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ये स्थित है विदिशा, ठीक है ना। दूसरा पक्ष में हम जाने तो कहा जाता है कि मौर्य
मौर्य साम्राज्य के समय, ठीक ना, बौद्ध धर्म की जो विकास काफ़ी ज़ोर शोर पे था, ठीक है ना, और वहाँ पे जो है वैष्णव धर्म, भागवत धर्म जो है बहुत ही शून्य मात्रा में था, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या किया, हत्या करके एक नए वंश का स्थापना किया, ब्राह्मण वंश, शुंग वंश का, ताकि क्या हो, अब जो है ब्राह्मण मतलब कि विष्णु धर्म का क्या हो, थोड़ा सा उत्थान हो, विष्णु धर्म का उत्थान हो। तो क्या बोले कि बौद्ध धर्म का विकास तो था, तो अब चाहता क्या है कि हिंदू धर्म या भागवत धर्म या वैष्णव धर्म क्या हो, थोड़ा सा उत्थान हो, उद्भव हो। इसीलिए इन्होंने कई सारे स्तूप का, बौद्ध मठों का सारे स्तूप को इन्होंने तुड़वा दिया, ठीक है ना, मठों को तुड़वा दिया। तो बौद्ध धर्म के मठों या स्तूप को तोड़ने के कारण बौद्ध धर्म को जो है बौद्ध ग्रंथ में इसे किसको, पुष्यमित्र शुंग को जो है बौद्ध द्रोही, बौद्ध द्रोही कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे स्तूप का, मठों का इन्होंने तुड़वा दिया था, ठीक ना। साथ ही कुछ इतिहास का ये कहना है, ठीक ना, कि पुष्यमित्र शुंग जो है कुछ समय के बाद जो है वो उन्होंने बौद्ध धर्म को भी मानना आरंभ कर दिया था। क्यों कहा था कि भरूत स्तूप का ये पुनर्निर्माण किया था। भरूत स्तूप जो होता है, भरूत स्तूप का जो चार दीवारी था वो किसका था? पहले लकड़ी का था, लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग शासक बना, इन्होंने भरूत स्तूप का ये जो चार दीवारी है उसे पत्थर कर दिया। किसका? पत्थर का कर दिया। तो ये बस एक पॉइंट है कि भरूत स्तूप का इन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। साथ ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक पुरोहित थे, इसका नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि, ठीक है। और पतंजलि के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया, ठीक है। तो क्या देखें कि अब क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे पतन होने लगा और वैष्णव धर्म में क्या हुआ, धीरे धीरे उत्थान हुआ, उद्भव होने लगा। इसीलिए इस काल को या पुष्यमित्र शुंग को जो है वैष्णव धर्म का उत्थान काल कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ, उद्भव हुआ इस काल में, इसीलिए इसके काल को वैष्णव धर्म का काल कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही पुष्यमित्र शुंग के शासन में जो है कई सारी रचनाएं हुई। महाभाष्य जो रचना है वो पतंजलि के द्वारा, किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया। वहीं बात करें अष्टाध्यायी का, तो पाणिनि के द्वारा और मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा, किसके द्वारा? मनु के द्वारा ये रचना किया गया। सामान्य लोगों ने, मतलब आम लोगों ने किया। साथ ही इसे संकलित कौन किया? तो बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसे संकलित किया। क्या समझे कि जातक ग्रंथ को किसी सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया, लेकिन संकलित कौन किया? तो बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसे संकलित किया गया। ये 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिससे भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। चूँकि पुष्यमित्र शुंग के शासन में मनुस्मृति का रचना हुआ, किसके द्वारा? मनु के द्वारा। इसीलिए इसके काल को, किसके काल को? तब पुष्यमित्र शुंग के काल को मनुस्मृति का काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के शासन में 2 वैश्य आक्रमण हुए, एक डेमेट्रियस के द्वारा और दूसरा मिनांडर के द्वारा। मिनांडर जब भारत पे आक्रमण किया, ठीक है ना, तो ये बौद्ध धर्म से काफ़ी क्या हुआ? प्रभावित हुआ, ठीक है ना। और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो नागसेन बौद्ध भिक्षु से लिया। कौन? मिनांडर लिया। एक और क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोलियोडोरस जो है वो यवन का राजदूत था। यवन का राजदूत था। कौन था? पोलियोडोरस। कहाँ का राजदूत था? यवन का। पोलियोडोरस जो जब भारत आया, ठीक है, तो उन्होंने भागवत धर्म को अपनाया। साथ ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया और वहाँ पे पूजा अर्चना भी किया। कौन? पोलियोडोरस के द्वारा।
ये बात तब क्या देखें, अभी तक हम देखें कि किस तरह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना हुआ, साथ ही भरहुत स्तूप का वहाँ निर्माण किया गया है, ठीक ना। साथ ही कि इनके जो पुरोहित पतंजलि उसके द्वारा 2 अश्वमेध यह करवाया गया, ठीक ना। और इनके काल में जो है काफ़ी सारी रचनाएं हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। और विदेशी आक्रमण को जो है हम एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे, जो भी विदेशी आक्रमण है उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कलिंग। अब पुष्यमित्र के शुंग के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया, ठीक ना। या कलिंग से जो युद्ध हुआ, तो उससे पहले एक हम वंश को हम थोड़ा सा पढ़ें, चेदी वंश। चेदी वंश जो है, चेदी वंश को महामेघवान वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का संस्थापक जो था कौन था, महामेघवाहन। कौन था, महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, ठीक है। चेदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए वो कौन थे, खारवेल, ठीक है। खारवेल जो है बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण शासक हुए, और खारवेल और पुष्यमित्र शुंग के बीच क्या हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुष्यमित्र शुंग जो है बुरी तरह से हारा। और खारवेल जो है जिन शीतलनाथ, इसका जिन शीतलनाथ का मूर्ति जो वापस कहाँ ले गए, कलिंग ले गया। कहाँ ले गया, कलिंग ले गया, क्योंकि खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी थी, ठीक नहीं, इसलिए जिन शीतलनाथ मूर्ति को उन्होंने वहाँ से ले गया। खारवेल इतने महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अकेले चोल, चेर और पांडे तीनों शासकों को हराया, ठीक है ना। जहाँ तक कि पांडे के जो शासक थे उनसे कहा जाता है कि खारवेल जो है उनसे हल चलवाया था, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण शासक हुए कौन, खारवेल के बारे में जो है एकमात्र ऐतिहासिक स्रोत है वो क्या है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल का बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक और शासक बनने की 13 वर्ष तक जो भी घटनाएं हुई उसको हाथी गुम्फा अभिलेख में संकलित किया गया, दर्शाया, उत्कीर्ण किया गया, ठीक है ना। चलिए ये क्या था, खारवेल। तो खारवेल के बीच में हम चेदी वंश को थोड़ा सा दिखा दिए, ठीक है ना। तो खारवेल के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ, और खारवेल क्या हुआ, विजयी हुआ। खारवेल विजयी हुआ और पुष्यमित्र शुंग का हार हुई। पुष्यमित्र शुंग के हारने के बाद उनके अगले शासक जो थे शुंग वंश का अगले शासक कौन थे, अग्निमित्र से एकमात्र पॉइंट है वो क्या है कि कालिदास का एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना। मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है ना, मालविका, ठीक है, राजकुमारी और अग्निमित्रम दादा के बीच में जो प्रेम कहानी है उनको दर्शाया गया, किसमें, मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है। और ये अग्निमित्र कोई और नहीं, ये अग्निमित्र कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, कौन, अग्निमित्र। ये बस एक पॉइंट यहाँ से हम देखते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हुआ, देवभूति। और देवभूति का हत्या कौन कर दिया, उनकी हत्या वासुदेव, कौन किया, वासुदेव ने हत्या कर दिया, किसका, देवभूति का। और वासुदेव के द्वारा एक नए वंश का स्थापना किया जिसे कन्ना वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वासुदेव। यहाँ देखिए, यहाँ देवभूति, यहाँ क्या, वासुदेव। पहले देव कौन है, ये देव, पहले ये देवभूति, बाद में देव है, तो ये बाद में आया, दोनों में कन्फ्यूजन दूर कीजिए। पहले देव है तो पहले आया, बाद में देव तो ये बाद में आया, ठीक है ना। तो देवभूति का कौन क्या, वासुदेव। वासुदेव के द्वारा एक नए वंश, कन्ना वंश का स्थापना किया गया। कन्ना वंश से एकमात्र ये पॉइंट है कि कन्ना वंश का जो है अंतिम सम्राट कौन हुआ, तो सुशर्मा, कौन हुआ, सुशर्मा। और इसकी हत्या कौन किया, हत्या कर दिया, सिमू, कौन किया, सिमू। और सिमू के द्वारा जो है सातवाहन वंश का स्थापना किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हुआ, हुआ, सिमुक हुआ, कौन था, सिमुक, ठीक ना, सिमुक हुआ। चलिए, सिमुक इसका संस्थापक है। इन्होंने इन सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था, ठीक ना, उसका विस्तार
महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक था। कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक था। लेकिन महाराष्ट्र में शकों द्वारा इसे दूर खदेड़ दिया गया है और इनका जो क्षेत्र था वो सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रह गया। इसीलिए सातवाहन वंश को जो है आंध्र सातवाहन, याद रखिए, आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ थे? इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान स्थापित किया, ठीक है ना। और क्षेत्र की बात करें तो सातवाहन वंश जो है वो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखें? नानाघाट। चलिए, सातवाहन वंश का कई सम्राट हुए, कई शासक हुए, जिसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं नानाघाट अभिलेख। किसके बारे में? नानाघाट अभिलेख के बारे में, ठीक है। चलिए और ये देखिए नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में जो है भूमिदान का वहाँ पे स्रोत मिला है, ठीक ना। उत्कीर्ण किया गया है कि पहली बार, ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान जो है भूमि दिया जाता था। कौन सी? भूमि दिया जाता था, भूमिदान किया जाता था, ठीक है। साथ ही मान लीजिए कि जब ब्राह्मणों को, ठीक ना, भूमि दान किया गया, समझिए, मतलब कि कोई क्षेत्र जो है राजा द्वारा कोई क्षेत्र दे दिया जाता था ब्राह्मण को। अब इन क्षेत्र से जो कर मिलता था उसी कर से ब्राह्मण जो है अपने जीवन यापन करते थे, ठीक ना। और यही धीरे धीरे क्या हुआ? बड़े पैमाने पे भूमिदान हुआ और धीरे धीरे क्या सामंत का विकास हुआ। सामंत विकास आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, गाथा सरस्वती एक रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये हाल के द्वारा, और हाल क्या है? हाल भी जो है सातवाहन वंश का शासक थे, ठीक ना। और इस हाल के द्वारा जो है गाथा सरस्वती पुस्तक का रचना किया गया। एक और देखिए, एक है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिसे दक्षिणा पाथेश्वर भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है अपने नाम में जो है माता का नाम उन्होंने जोड़ा, इसीलिए सातवाहन वंश के, ठीक ना, सातवाहन समाज को मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है, ठीक ना। समाज का था मातृसत्तात्मक, लेकिन राजा कौन? राजा पुरुष ही हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, राजा कौन होगा? पुरुष ही, राजा पुरुष ही। इनके समय में काफ़ी सारे सिक्के चलाए गए थे, चांदी 14 का, ठीक है ना। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का और एक शक शासक था, इसका शक शासक था नहपान द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया गया और दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नहपान जो है बुरी तरह से हारा। मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी और नाहपान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें नाहपान की बुरी तरह से हार हुई, गौतमीपुत्र सातकर्णी का क्या जीत हुआ। ये चीज़ था, एकमात्र ये पॉइंट देखिएगा, ठीक ना, नाहपान का। और नाहपान एक सिक्के में जो है दिखाया गया है, सिक्के में कि राजा जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी और एक क्या था? नाहपान जो है सिर झुकाया हुआ है और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो अपने हाथ में तलवार लिया गया था। इससे कहा जाता है कि नाहपान का हार हुआ था, ठीक ना। गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अभिलेख हैं, नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। कई सारे कला का विकास हुआ, जैसे कार्ले क्षेत्र जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ और अमरावती कला का भी विकास हुआ। ये कला संबंधित कुछ पॉइंट थे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक यहाँ तक कवर करते हैं। आगे जो है हम विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं स्थगित करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।